नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अदम्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश सरेन और आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पार्ट 3 लेकर आए हैं। कल हमने पार्ट 2 पर डिस्कस किया था और जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देन स्टार्ट। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। आल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज। आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो टिश्यू की फंक्शनिंग, सेल्स की फंक्शनिंग वजह से कंटिन्यूअसली क्या होता चलता है, रिमूव होता चलता है। और उसके हिसाब से आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो ऑक्सीजन उसमें मेजर रोल प्ले करती है, जैसा कि हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल्स फ्रॉम द सेल्स। मतलब हमारी जो ऑक्सीजन है उसका सेल तक जाना और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वहां से बाहर निकलना, ये दोनों प्रोसेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी प्रोसेस से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सब परफॉर्म की जाती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसिकली ब्लड के थ्रू होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके से आपको ये ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, उनके हैबिटेट के आधार पर और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्पॉन्ज हो गए, जैसे सिलेंट्रेटा हो गए, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। जो स्पॉन्जेस होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं, उनकी जो बॉडी है वो सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म बताती है और उस सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से वो क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उन चीजों का एक्सचेंज करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स, अगर ये तो अपन सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेटा हो गया, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। वो क्या करते हैं, किसी स्पेशल फ्लूइड को यूज करते हैं। मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्ज हो गए, सिलेंट्रेटा हो गए, वो तो इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ फ्लूइड्स का यूज करके बॉडी के अंदर इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और उस फ्लूइड को ब्लड कहा जाता है। तो मेन जो हमारा चैप्टर है ये इतना इंट्रो पार्ट है, यहां से हमारा चैप्टर मेन जो है वो शुरू होता है कि ब्लड क्या है। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का काम क्या है, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर में होना क्यों जरूरी है, उन सारी चीजों के ऊपर इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। देखिए जो ब्लड होता है वो ह्यूमंस के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला फ्लूइड है, जो कि बहुत ज्यादा हाई ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। ह्यूमंस बीइंग में भी आपको ब्लड देखने को मिलेगा और उसका एकमात्र पर्पस यही है कि आपके बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करना है सब्सटेंस को। अनदर बॉडी फ्लूइड इज लिम्फ। एक जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड होता है, एक बॉडी फ्लूइड लिम्फ होता है। आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ब्लड जो है मेनली बहुत सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो लिम्फ होती है वो ब्लड के कंपैरिजन में कम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। इस चैप्टर के अंदर आप लोग जो है ब्लड और लिम्फ की प्रॉपर्टीज और उसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और उस मैकेनिज्म को समझेंगे कि उसमें किस किस चीज का कॉम्पोजिशन होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं। अब आ जाइए ब्लड के ऊपर। यहां से हम ब्लड की शुरुआत करते हैं। Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. Blood जो होता है वो बेटा जी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। यहां से सवाल आ सकता है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलता है, प्लाज्मा देखने को मिलता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तीन चीज होती है, पहली फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरी होगी प्लाज्मा और
और तीसरी हो गई फॉर्म्ड एलिमेंट। अब सबसे पहला पॉइंट कि सर ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के ऊपर बात करिए। तो प्लाज्मा इज ए straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood। प्लाज्मा जो होता है वो विस्कस होता है, और विस्कस का मतलब है कि गाढ़ा होना। तो प्लाज्मा जो है वो विस्कस फ्लूइड है, थोड़ा गाढ़ा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, इसमें लगभग 55% जो है खून पाया जाता है। मतलब कंसिस्टेंट ब्लड के अंदर 55% तक प्लाज्मा पाया जाता है। ये ऐसा है कि भाई ये देखो, ये आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर 55% क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। ये कह रही है एनसीईआरटी। 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8%। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि 90 से लगभग 92% तक क्या पाया जाता है, केवल और केवल वाटर पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ये 6 से 8% क्या कवर करता है, तो 6 से 8% मेरा प्रोटीन कवर करता है ये। ठीक है, तो देखो ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना है, 55%। उस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो क्या है, पानी है, और 6 से 8% क्या है, प्रोटीन है। तो बेसिकली इसीलिए आपको कहा जाता है कि पानी आप ज्यादा पिया कीजिए। कल जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था, वो अपना क्लियर हो चुका था, वो जो क्लास एंड हो गई थी वहां तक अपनी थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका था वैसे भी, तो वो चैप्टर अपना क्लियर है। तो ये जो वाटर है ना, ये पहननी इसलिए जरूरी है। बहुत बढ़िया। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं, उनके ये नाम दिए गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेन क्या करता है कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसके अलावा देखिए कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये आपके इसको फंक्शन याद रखने हैं। एक होता है फिब्रिनोजन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन। जो फिब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन के लिए मदद करता है। जो ग्लोबुलिन्स है वो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, और जो एल्ब्यूमिन्स है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर हेल्प करते हैं। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा के अंदर जो है कुछ स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि Na+, Ca2+, Mg2+, SCO3-, Cl-, etc. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in plasma. They are always in transit of body. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor is called as serum. ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं पा रहे हैं, तो उस प्लाज्मा को हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरम क्या होता है, तो ऐसा प्लाज्मा जो बेटा उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ब्लड का पहला हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया है, और वो पहला हिस्सा क्या है, प्लाज्मा। आइए हम दूसरे हिस्से पर बात करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है, देखो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। देखिए 55% क्या होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, बहुत ही बढ़िया। और 45% ब्लड के अंदर क्या होता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो ये कॉम्पोजिशन आप लोगों को याद रखना है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इरिथ्रोसाइट की। तो इरिथ्रोसाइट को हम लोग रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी कहते हैं। इधर देख, इरिथ्रोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और रेड ब्लड सेल को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। अब देख, आर द मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, तो मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। हमारा जो खून है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो हमारे खून में सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। A healthy adult man has an average 5 million to
5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज। एक अगर मैं हेल्थी इंसान की बात करूं, जिसको हम कहते हैं स्वस्थ है, एकदम मस्त है, वो इंसान, उसके अंदर लगभग 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। आरबीसी बनती कहां है? तो एडल्ट्स के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आरबीसी कहां बनेगी? ब्लड के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है वहां पर आरबीसी आपको दिखती है। आरबीसी आर डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। आरबीसी जो होती है वो बाइकॉन्केव शेप की होती है और ज्यादातर मैमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलती है। दे हैव अ रेड कलर, ये लाल कलर की होती है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हमारी जो आरबीसी है, हमारा जो खून है, आपने सुना होगा कि सर हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो बात सही है कि आपके खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पर खून के अंदर एक होता है प्लाज्मा। एक सेकंड रुको, आपको मैं थोड़ा सा सही से बता दूं। देखो इधर, देखो इधर, देखो ये है आपका ब्लड, ये है आपका ब्लड। ब्लड के अंदर दो चीज पाई जाती है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पाया जाता है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90 से 92% तक केवल और केवल वाटर पाया जाता है और 6 से 8% तक कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? तो पहला प्रोटीन है फिब्रिनोजेन, दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन्स और तीसरा प्रोटीन है एल्बुमिन्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ये 45% पाए जाते हैं। इसमें आता है इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी कहते हैं, इसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं और इसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब मेन बात क्या है वो समझिए। ब्लड के अंदर ये चीजें बता दी। अब और थोड़ी सी और मैं आपको इसको सही से बताता हूं। देखो ये चीज तो क्लियर है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो कि रेड कलर का होता है और आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि सर खून के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इस बात में कोई डर नहीं है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 100% बात सही है। परंतु खून के अंदर भी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और उस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी होते हैं और उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो एक आम आदमी को अगर पूछा जाएगा कि सर खून के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो ऑफकोर्स है, लेकिन अगर एक विज्ञान के आदमी को पूछा जाएगा कि सर खून के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो वो बोलेगा बेटा खून के अंदर तो है, लेकिन खून में भी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो ये आप ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आपको समझाना था, जो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। हम यहां पर चल रहे थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, वो कंसेप्ट तो हो गया। देखिए ये का मतलब है आरबीसी हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो देखो हीमोग्लोबिन की किसी शरीर के अंदर कमी हो रही है तो उसको आयरन कंटेनिंग चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, ऐसी चीजें जिसमें आयरन ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो साथ साथ में आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा हूं, तो वहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। बेटा हीमोग्लोबिन लाल कलर का है, आरबीसी लाल कलर की है, तो हीमोग्लोबिन लाल होने की वजह से आरबीसी लाल हो गई, बहुत बढ़िया।
ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर। अच्छा, एक किस्सा सुनाता हूं। देखो, आप लोग क्या है, साइंस के स्टूडेंट है। अब साइंस के स्टूडेंट की समाज जो है ना, वो भरपूर मजे लेता है, भरपूर मजे लेता है। क्यों मजे लेता है? देखो, कहीं आप मान लीजिए हॉस्पिटल में गए, अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, सपोज करो, मतलब पढ़ तो नहीं रहे हो, सब 12th पास ही है, लेकिन मान लीजिए कि आप 11th में पढ़ रहे हो। अब आप गए आपके किसी रिलेटिव के साथ में या फिर किसी दोस्तों के साथ में हॉस्पिटल। तो वहां क्या हुआ कि वहां सर ने बोला, मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, ब्लड टेस्ट करवा दो। ब्लड टेस्ट किया, फिर आप उस कजन के साथ में ब्लड टेस्ट करवाने चले गए। अब होगा क्या, असली खेल यहाँ शुरू होगा। ब्लड टेस्ट करवाने गए, अब आप तो केवल साथ गए हो, ब्लड टेस्ट तो पास वाले का हो रहा है। टेस्ट लिखा किसने? डॉक्टर ने। टेस्ट कर कौन रहा है? आगे वाला। और करा किस कौन रहा है? आपका कोई साथ वाला। आपके कोई लेना नहीं देना नहीं। अब जब आती है ब्लड की रिपोर्ट, तब होता है खेल शुरू। अब डॉक्टर को दिखाने से पहले वो अपने को दिखाएंगे। अरे तू साइंस वाला, तू देख इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, तू देख ये क्या होगा, ये क्या क्या एलिमेंट है, इसकी क्या कमी है। अरे भाई, अगर मेरे को इतना ज्ञान होता तो मैं डॉक्टर बन जाता। भाई, मेरे को अगर इतना ज्ञान होता, या मतलब किसी कुछ इंसान को इतना ज्ञान होता तो वो डॉक्टर बन जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी इंडिविजुअल, मतलब उसको पता है कि आपको नहीं पता, बट वो उस चीज का मजा लेगा। तो आपको क्या करना है, अब उस मजे से बचना है। कैसे बचोगे? मेरी क्लास देख के। कैसे मेरी क्लास देख के? देखो, जब आप ब्लड की रिपोर्ट देखो तो उसमें देखना कि हर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ऐसा हमारी ऑथेंटिक किताब बोल रही है, एनसीईआरटी। तो हर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप तुरंत से बोल देना कि इसके हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर इससे ज्यादा है तो आप तुरंत से बोल देना कि इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप एक जजमेंट लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन उसमें कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद अपनी बेइज्जती से बचें, क्लास को देखें और ज्ञान प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। These molecule play a significant role in transport of respiratory gases। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड और आरबीसी कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिपल स्टार मैंने लगा दिए हैं। बहुत बार, मतलब कई बार सवाल पूछा गया है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, वो कितने दिनों तक जीवित रहती है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, मतलब 4 महीने। 4 महीने तक आरबीसी जिंदा रहती हैं, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और आरबीसी की शमशान घाट कौन है? तो आरबीसी की जो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड को हिंदी में कहते हैं शमशान घाट, वो स्प्लीन होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन होता है। इसी से सवाल उठाएंगे एग्जामिनर। कोई महाभारत थोड़ी पूछ रहा है, वो तो इसी से तो सवाल पूछेगा बस। तो आपको यहां से देखना है। तो इरिथ्रोसाइट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट कि ल्यूकोसाइट क्या होता है। ध्यान से समझिए। तो ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि डब्ल्यूबीसी। दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब देखो, मैंने ये कंसेप्ट क्यों समझाया? क्योंकि ब्लड के अंदर आप कहते हैं हीमोग्लोबिन है, बट बेटा ब्लड के अंदर तो डब्ल्यूबीसी भी है। इसका मतलब तो डब्ल्यूबीसी में भी हीमोग्लोबिन है? नहीं, ब्लड के अंदर केवल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या है? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। बहुत ही बढ़िया। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। ये जो होते हैं इनके पास में न्यूक्लियस होता है शानदार सा, और ये आरबीसी के कंपेयर में बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। विच एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब। इसका जो है ब्लड के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000 पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। कभी ब्लड रिपोर्ट देख लो तो कोई बोल दे कि आपके डब्ल्यूबीसी की कमी है या डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, तो आप देख लेना कि जो है 6 से 8000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं खून के अंदर डब्ल्यूबीसी। अगर इससे ज्यादा है तो
WBC ज्यादा हो चुके हैं और अगर इससे कम है तो WBC की कमी है। तो ये देख लो, मैं आपको आज पूरी ब्लड रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चेक करनी है। देखो, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव। ल्यूकोसाइट मतलब जो WBC होते हैं वो बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं। RBC तो 120 दिन तक रहती है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। अब देखिए WBC के अंदर भी दो मेन कैटेगरीज हैं, पहली ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी एग्रेनुलोसाइट्स। WBC के अंदर भी दो मेन कैटेगरी पाई जाती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। बहुत ही बढ़िया। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। अब इस ग्रेनुलोसाइट्स के भी अलग अलग प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। अब सर जी ये क्या है? भाई लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर दी ए ग्रेनुलोसाइट्स। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। यहां तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। न्यूट्रोफिल्स आर दी मोस्ट एब्ंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, जो कि 60 to 65% होते हैं टोटल WBC के। बेसोफिल्स आर लिस्ट 0.5 to 1% होते हैं इनके अंदर। बहुत ही बढ़िया। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फैगोसिटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई फालतू की चीज आ गई, कोई बाहर का पार्टिकल आ गया, तो उसको फॉरेन पार्टिकल बोलेंगे। उस फॉरेन पार्टिकल को फटाफट कौन मारेगा? न्यूट्रोफिल मारेगा और मोनोसाइट मारेगा। तो जो उनको कत्ल कर रहे हैं, कत्ल, तो वो क्या है? फैगोसिटिक होता है। क्या होता है? फैगोसिटिक होता है। बहुत ही बढ़िया। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन एक्सेट्रा। जो बेसोफिल होता है वो अलग अलग चीजों को सीक्रेट करता है, जैसे कि हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। और जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर इवॉल्व होता है। इओसिनोफिल का क्या काम है? ये 2 से 3% होता है। रेजिस्ट इंफेक्शन एंड आर आल्सो, आपके शरीर में कोई भी इंफेक्शन होता है उससे आपको क्या करता है? बचाता है। कौन बचाता है? इओसिनोफिल बचाता है। एंड एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, और जो आपकी एलर्जी होती है शरीर के अंदर जितनी भी, उससे आपको कौन बचाता है? इओसिनोफिल बचाता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यूनी रिस्पांस ऑफ द बॉडी। और ये दोनों लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बॉडी के इम्यूनी रिस्पांस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। देखो, अगर WBC की आपको मैं बात करूँ ना, तो आपको WBC थोड़ा सा ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ये है आपका WBC। WBC जो है वो भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान से समझिए। WBC भी क्या है? 2 प्रकार का होगा। एक होगा ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और एक होगा एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो है आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स देखने को मिलेंगे। और एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे। और ये लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये अपना क्या था? WBC। WBC को आप क्या कह सकते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। हमारी जो बोन मैरो होती है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स, और उस मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनता है। तो आपको कोई पूछे कि सर प्लेटलेट्स आता कहां से है, कैसे बनता है? तो बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स होता है और उस कैरियोसाइट से क्या बनता है? प्लेटलेट्स बनता है। बहुत ही बढ़िया। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000
ठीक है, 1,50,000 तो 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। मतलब देखो, आपके खून में 1.5 लाख से लगाकर 3.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होने चाहिए। ये एक रेंज है कि इसके बीच में प्लेटलेट्स होने चाहिए। 1.5 लाख से ज्यादा प्लेटलेट्स आपके बॉडी के अंदर होने ही चाहिए, ठीक है, मतलब 1,50,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स होने चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 लाख 4 लाख तक आपके मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं और 1.5 लाख से कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर सर प्लेटलेट्स कम हो गए तो क्या होगा, तो बेटा डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है, और इवन मलेरिया में तो चलो फिर भी 1,90,000 70,000 तक की रेंज होती है, बट जब डेंगू होता है तो किसी के 15-15 हजार तक, सिर्फ केवल और केवल 15 हजार तक प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से उनको सीवियर ब्लीडिंग होने लग जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप, इसका बेस्ट इलाज है कि पपीता के पत्ते होते हैं उनका जूस निकालिए और उनको पीजिए। उनको मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि आप एक हफ्ते में एक बार पपीता के पत्ते का जूस पीजिए, पपीता का जूस नहीं, पपीता के जो पत्ते होते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं, उनका जूस पीजिए, जिससे आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी नहीं होगी और आपके प्लेटलेट्स की जो रेंज है ये आपके एकदम परफेक्ट रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए, प्लेटलेट्स का काम होता है बॉडी में खून को रोकना। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, आपके हाथ के यहाँ पर कोई लग गई, मतलब आपके हाथ के यहाँ पे कट लग गया, जैसे हल्का सा ये कट लग गया, ठीक है, वापस से बनाता हूं। आपका ये हाथ है, इस हाथ के इस पोर्शन पर कट लग गया। अब यहाँ क्या होगा ये कि जब जैसे ही कट लगेगा तो यहाँ से खून आने लगेगा। क्या होने लगेगा? यहाँ से खून आने लगेगा। यहाँ देखो, ये आपका हाथ है, यहाँ मान लीजिए कट लग गया, अब कट लगेगा तो क्या होगा? खून आने लगेगा, ठीक है। तो अब सर खून बहता जाएगा नहीं, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो खून आना बंद हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक दो दिन के बाद में ऐसे ब्राउन कलर का ऐसे धब्बा बनने लग जाता है, ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो धब्बा बना है, इसी धब्बे को हम ये किस कारण से बना है, तो ये जो धब्बा बनने का कारण है, ये कारण प्लेटलेट्स ही है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? कोएगुलेशन करता है, कोएगुलेट करता है ब्लड को, ताकि ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो, और बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड का लॉस शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर व्हिच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी से एक्सेसिव ब्लड बहने लगेगा, मुंह से खून आएगा, नाक से खून आएगा, कानों से इवन खून आने लग जाता है। लेकिन 20,000 से कम ऐसी स्थिति होती है तब होता है, वरना नहीं होता। तो हमने आरबीसी की बात की, डब्ल्यूबीसी की बात की और प्लेटलेट्स की बात की। उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स की बात करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप्स की, कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए कि ये क्या चीज है, ठीक है, इस चीज को देख लीजिए। देखिए आरबीसी ऐसा होता है, बहुत बढ़िया। ये प्लेटलेट्स है, देख लीजिए इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या है भैया? ये डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। ये बेसोफिल ऐसा होता है, न्यूट्रोफिल ऐसा है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ऐसा होता है। ये सब तो क्या है? ये सब तो डब्ल्यूबीसी है, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या है? ये बेटा जी आरबीसी है, और ये क्या है? ये प्लेटलेट्स है। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं अच्छे तरीके से, ये ऐसे दिखते देख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा वही रिपोर्ट वाली कहानी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है वो ध्यान से समझिए। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। टू सच ग्रुपिंग, एक होती है एबीओ, एक होती है RH- आर वाइडली यूज्ड ओवर द वर्ल्ड। देखिए दो सबसे बड़ी ब्रांच होती है, एक होती है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक होता है RH ब्लड ग्रुप। उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। तो आइए ब्लड ग्रुप क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की सबसे पहले मैं बात करूं तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी। देखिए ये क्या है? ये आपकी आरबीसी है। अब इस आरबीसी पर ए एंटीजन है या फिर इस आरबीसी पर बी एंटीजन है, इसके आधार पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। देख बेटा ध्यान से समझ, अगर तू इधर उधर देखेगा तो मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, मैं तो पढ़ा के चला भी जाऊंगा। कंसेप्ट किसके चुक रहा है? तुम्हारे चुक रहा है।
रही बात कंसेप्ट की, तो मेरे से जितना हो रहा है, जितना मैं आपको समझा पा रहा हूं, उतना समझो, आपको धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और एक क्या है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस आधार पर होती है कि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है या फिर बी एंटीजन है, उसके आधार पर होती है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है अलग अलग का, जैसे मान लीजिए एक मेरा प्लाज्मा है, एक किसी दूसरे पर्सन का प्लाज्मा है, वो भी अलग अलग होगा क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडीज है वो अलग अलग होगी। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या, ऐसा प्रोटीन जो एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। अब कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप और एक क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। बेसिकली 4 होते हैं, किसी के ए प्लस ए होता है, किसी के बी होता है, किसी के ए बी होता है या किसी के ओ होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ी और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो ब्लड ग्रुप की बात चल रही है, देखो किसी के ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी के बी होगा, किसी के ए बी होगा या फिर किसी के ओ ब्लड ग्रुप होगा। बहुत बढ़िया। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। देखिए, जब आप हॉस्पिटल में किसी आप में से कितने लोगों ने खून दिया है, मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मैंने खून दिया है। कभी आपने लाइफ में ब्लड डोनेट किया है, या नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों ने कभी लाइफ में ब्लड डोनेट किया है वो यस लिखेंगे कमेंट के अंदर। अब देखो, ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमें डॉक्टर बोलता है कि ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, हमें डॉक्टर बोलता है कि बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, हमें डॉक्टर बोलता है कि ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। तो ये सर्टेन मतलब उसका ग्रुप है कि मुझे इस ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी बी पॉजिटिव वाले को ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। किसी ओ पॉजिटिव वाले को किसी को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो सब उसका पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसको उसी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ेगा, अदरवाइज उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और आरबीसी डिस्ट्रॉय, 1 मिनट चालू रखना। और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद में अदरवाइज उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना। द डोनर इज कंपैटिबिलिटी एज शोन इन द टेबल 15.1। अब आपको मैं कुछ टेबल्स के ऊपर बात करवाता हूं कि क्या क्या मेन पॉइंट है। तो ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं और कौन कौन सी बात है। हाँ चलो अब शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। अब क्या क्या चीजें देखिए, एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। अब ध्यान से समझिए, एंटीजन ऑन आरबीसी। अब ध्यान से समझना कि क्या पॉइंट है। एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर मान लीजिए ए एंटीजन है तो वो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी के ऊपर अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा और आरबीसी के ऊपर एक भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब प्लाज्मा के ऊपर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। मान लीजिए इसमें एंटीबॉडी बी है, एंटीजन कौन सा है ए, एंटीबॉडी कौन सी बी, तो ये क्या हो गया ए ब्लड ग्रुप। एंटीजन कौन सा बी, एंटीबॉडी कौन सी ए, तो ये क्या हो गया बी ब्लड ग्रुप। इसमें क्या है एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी तो ए बी, और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी, इसमें कुछ नहीं। इसका अपोजिट है, ए तो इधर बी तो इधर ए, इधर ए बी तो इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं तो इधर ए बी। समझ गए। और ये ऐसे ब्लड ग्रुप होंगे। बेसिकली एंटीजन जो होगा वो ब्लड ग्रुप होगा, ये ध्यान रखना। अब ए वाला जो है
वो ए वाले को डोनेट कर सकता है और ओ वाले को भी डोनेट कर सकता है। बी डोनर ग्रुप, इसको कौन कौन दे सकता है, तो ए वाला खून दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। बी वाला आदमी को बी वाला खून दे सकता है और ओ वाला भी खून दे सकता है। जिसके ए बी ब्लड ग्रुप है उसको ए बी वाला, ए वाला या बी वाला या ओ वाला चारों खून दे सकते हैं और ओ वाले को केवल ओ वाला ही खून देगा। इतना आप ध्यान रखना अच्छे से ढंग से। अब चलिए आगे। From the above mentioned table is evident that O blood group can be donated to persons with any blood group and hence O group individuals are called as universal donor। देखिए यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो O ब्लड ग्रुप होता है। जो O ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। जबकि ऐसा पर्सन जिसके अंदर AB ग्रुप है तो वो क्या करता है, ब्लड को एक्सेप्ट करता है सारे पर्सन से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, AB ब्लड ग्रुप कहेंगे और ऐसा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टेंट्स होता है। तो यहां से भी सवाल आ सकता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो जो O ब्लड ग्रुप है वो बेटा यूनिवर्सल डोनर होता है और जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ब्लड ले सकता है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए RH ग्रुपिंग पर। RH ग्रुपिंग क्या है, सेकंड नंबर की ग्रुपिंग क्या होती है, RH ग्रुपिंग। अब RH ग्रुपिंग क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkeys, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority 80% of humans। देखिए the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, देखिए एक मंकी की कैटेगरी होती है rhesus monkey, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, RH ग्रुप पड़ा है। तो rhesus monkey के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं ऐसे 80% एंटीजन ह्यूमन के जो आरबीसी है उसके ऊपर भी देखने को मिलते हैं, तो उसको इसलिए हम RH कहते हैं। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव। ऐसे इंडिविजुअल को RH कहेंगे और दोस्त दिस एंटीजन आर ऑप्शन उसको RH नेगेटिव कहेंगे। देखिए 80% ह्यूमन जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर rhesus monkey जैसा क्या पाया जाता है, एंटीजन्स पाया जाता है। लेकिन बाकी के कुछ होते हैं 20% जो RH नेगेटिव होते हैं जिनके अंदर ऐसा एंटीजन नहीं पाया जाता। एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन्स। Therefore, RH group should also be matched before transfusion। देखिए एक RH नेगेटिव पर्सन है, if exposed to RH पॉजिटिव ब्लड, उसको RH पॉजिटिव ब्लड वाले के साथ में एक्सपोज कर दिया तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा RH एंटीजन के खिलाफ में। इसीलिए जब हम कभी ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं तो हमें उसकी जो एंटीजन है मतलब RH ग्रुपिंग है वो भी मैच करना पड़ता है, वो भी हमें देखना पड़ता है कि जो RH ग्रुप की क्या है क्वालिटी, उसको भी हमें देखना पड़ता है। अब आगे चलिए। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus। अब मान लीजिए कि एक मदर है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर एक फीटस है, तो फीटस मान लीजिए RH पॉजिटिव है और जो मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव है। तो अब ध्यान से समझिए, मदर क्या है, RH नेगेटिव है और वो फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। तो अब उस केस में क्या होगा, अब उस केस में होगा कि RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब उसमें मिसमैच देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपको मिसमैच देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर टू द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स विल सेपरेट। RH एंटीजन of the fetus do not get exposed with the RH negative blood of the mother। भाई जो फीटस है उसका ब्लड कौन सा है, RH पॉजिटिव और मदर का ब्लड कौन सा है, RH नेगेटिव। जब प्रेगनेंसी होती है तब ये दोनों ब्लड आपस में एक्सपोज नहीं होने चाहिए, ये मुद्दे की बात है, ये आपस में एक्सपोज नहीं होने चाहिए प्लेसेंटा के द्वारा। इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज टू ब्लड्स विल बी सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, इन दोनों ब्लड को सेपरेट करके रखता है। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to a small amount of RH positive blood from the fetus। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो ऐसी संभावना होती है कि जो मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड के साथ में मिल जाए।
यानी कि मदर तो RH नेगेटिव है, बेटा क्या है RH पॉजिटिव है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तब ऐसी संभावना होती है कि जो मदर का ब्लड है वो उस फीटस के ब्लड के साथ में क्या हो जाए, मिल जाए। ऐसी कुछ हद तक पॉसिबिलिटी होती है। इस केस में द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन्स इन हर ब्लड। इस केस में क्या होता है कि जो मदर होती है वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करने चालू कर देती है RH एंटीजन के खिलाफ में। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। अगर मान लीजिए कि मदर RH नेगेटिव है और बेटा RH पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी के समय मदर का ब्लड बेटे के अंदर मिल गया, बेटा मतलब जो भी उसका फीटस है वो उसके अंदर मिल गया, तो उसका जो फीटस है उसकी आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, This could be fatal to the fetus or could cause several anemia and jaundice to the baby। और ऐसा होने से क्या होगा कि जो बेबी होगा उसके अंदर जॉन्डिस या फिर अनेमिया जैसी बीमारी देखने को मिल जाती है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इराइथ्रोब्लास्टोसिस। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। This can be avoided by administering antigen RH negative antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद में, ताकि वो ऐसा समस्या ना हो। अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, उसके बाद में क्या है, लिम्फ। हाँ, अब ब्लड का कोएगुलेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ योर बाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। अच्छा एक बात बताओ, चाकू लेके इस हाथ पे ठाक 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 ऐसे किसने कट मारे, कोई ऐसे है? हमारे तो गांव में बहुत हुए, बहुत। चाकू लेके ऐसे यहां किसने कट मारे हुए, इतना दुख किसने, किसी ने कभी खुद को पहुंचाया है? इतना दुख, इतना भयंकर वाला दुख। चलो ये भी छोड़ो, जो लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो कोई तो, अच्छा सुसाइड के तरीके कौन कौन से हैं? पंखे से लटक जाएंगे, ट्रेन के आगे आगे मर जाएंगे, छत से कूद जाएंगे, जहर पी लेंगे, और इन सबको बाढ़ में जाने दो। मेन तरीका कौन सा है? नस को काट देंगे। अब जो व्यक्ति, अब सोचो कि आपके मान लीजिए कि आप जो रूम लेके रहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी किसी भी कंडीशन में, कभी घर में आपने किचन में कभी सब्जी काट लो, तो सब्जी काटते वक्त आपके उंगली के क्या है, कभी कट लग गया होगा, तो उस आप ध्यान रखना 1 मिनट के बाद में वो खून ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू खून बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। तो वो जो खून बंद हो जाता है वो किस लिए होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। मतलब वो उसका कोएगुलेट हो जाता है खून। बहुत ही बढ़िया। डू यू नो व्हाई ऐसा क्यों होता है? ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पांस टू एन एनर्जी और ट्रॉमा। जब आपको कोई इंजरी होती है तो उसका रेस्पॉन्स करने के लिए ब्लड जो है कोएगुलेशन करता है, या फिर कोएगुलेट हो जाता है, क्लॉटिंग करता है। बहुत ही बढ़िया। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ऐसा होने से क्या होता है कि तुम्हारे शरीर से ज्यादा खून नहीं बहता है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut and an energy over a period of time। फिर जब आपको कट लग जाता है, फिर 1-2 दिन के बाद में उस पर एक ब्राउन कलर का, लकड़े कलर का पूरा एकदम ऐसे जमाव हो जाता है, ठीक है। और उस जमाव जो होता है ना, वो बेटा जी क्या होता है, तो वो उस इंजरी के ऊपर लग जाता है। इट इज अ क्लॉट और कोएगुलेशन फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स इन व्हिच डेड एंड डैमेज फॉर्म्स एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। अब जब ब्लड के जो फालतू जो ब्लड था उसको इकट्ठा किया, और उधर एक फिब्रिन नाम का फाइबर्स था, उस फाइबर्स के जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है वो वहां पर इकट्ठा हो गए, और वो इकट्ठा हुआ ही वो क्या दिखता है आपको, ब्राउन कलर का दिखता है। फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है फिब्रिनोजेन, और उसकी वजह से ये फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नाम के एक एंजाइम से मिलते हैं। थ्रोम्बिन्स in terms are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। भाई ये थ्रोम्बिन से बनते हैं, लेकिन जो
जो थ्रोम्बिन होता है वो भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। और ये सारी रिएक्शन जो होती हैं वो एक थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम से होती हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। बहुत ही बढ़िया। एन एनर्जी एंड injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. A certain factor released by the tissues at the site of injuries can be initiate coagulation as an important role in clotting. बेसिकली क्या होता है कि आपके जब खून आता है तो आपके प्लेटलेट्स फटाफट से एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सारे एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपका प्लाज्मा एक्टिव होता है, प्लाज्मा एक्टिव होने से फिर हीमोग्लोबिन एक्टिव होता है, फिर प्रोकाइनेज नाम के एंजाइम से सारी ये रिएक्शन होती है, फिर धीरे धीरे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने के बाद में वो ब्राउन कलर का रंग आ जाता है और आपका खून बहने से बच जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए लिम्फ पर। लिम्फ क्या है, लिम्फ को कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। एक था ब्लड, एक है लिम्फ। ब्लड के बारे में हमने सारी बात कर ली, ब्लड का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है उसके बारे में हमने सारी बात कर ली। अब देखिए लिम्फ, लिम्फ क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। देखिए, as the blood passes through the capillaries in a tissue, some water along with many small water soluble substance move out into the spaces between the cells and tissues, leaving the larger proteins. देखिए, as the blood passes through the capillaries, जैसे ब्लड किससे पास करता है, कैपिलरीज के थ्रू पास करता है, किसमें, टिश्यू के अंदर। सम वाटर along with many small water soluble substance, कुछ ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वाटर soluble substance होते हैं, उसके साथ में कुछ वाटर मूव करता है सेल और टिश्यू के बीच वाले स्पेस में, और लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़ देता है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड रिलीज हुआ है इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है या फिर बेटा जी टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज दैट इन प्लाज्मा, जैसा कि प्लाज्मा में होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स आल्सो ऑकर थ्रू द फ्लूइड। लिम्फ क्या करता है कि न्यूट्रिएंट का, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है ब्लड और फिर सेल्स के आसपास में। बहुत ही बढ़िया। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फोटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी वजह से ये लिम्फ नाम का फ्लूइड क्या करता है, पूरा चलता रहता है। बहुत ही बढ़िया। और This fluid present in the lymphatic system is called as lymph। और ऐसा फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है और इसमें स्पेशली क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी रेस्पॉन्स के लिए बॉडी के अंदर। एंड लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टिशियल प्रेजेंट इन द इंटरस्टेशियल वेलाई। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवेज मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा हुआ, ठीक है, पढ़ लो, कोई बात नहीं, उतना तो पढ़ ही लेंगे। एक आधा पैराग्राफ एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होता है, ध्यान से देखिए। थकना नहीं है, ऐसे थकोगे तो कैसे चलेगा, थकना नहीं है आप लोगों को। अच्छा, पानी वानी पी लो 1 मिनट, और तो क्या, थकना नहीं है, बस पानी वानी पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर अपन ये शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कुलेटरी पाथवेज। पानी पी लिया, क्यों रे, पी लिया पानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो क्या चीज है, देखो द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। सर्कुलेटरी पैटर्न्स कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड और मोलस्का के अंदर, जिसके अंदर ब्लड जो है हार्ट से पास होता है लार्ज वेसल्स के अंदर और ओपन स्पेस में जाता है या फिर बॉडी कैविटीज के अंदर जाता है, जिसको हम लोग साइनस कहते हैं। जिसके अंदर कोई नसें वसे नहीं है ना, वो ओपन ब्लड सिस्टम है।
100 बात की एक बात। एनालिट्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो ब्लड है वो पंप होता है बाय द हार्ट, इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जिसके अंदर नसें हैं, वेसल्स हैं, उससे क्या होगा, ब्लड पास होगा। तो सीधी सी बात है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। उसने पंप कर दिया, पंप करने के बाद में क्या होगा कि अगर वो वेसल्स के थ्रू जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर वो ओपनली किसी बॉडी कैविटी में साइनस के थ्रू जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत बढ़िया। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of the fluid can be precisely regulated। बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलिए। All vertebrate possess a muscular chambered heart। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एंड फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन ऑट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। जो फिश होती हैं उसके पास में दो चैम्बर का हार्ट होता है, एक ऑट्रियम होता है और एक बेटा जी वेंट्रिकल होता है। Amphibians and reptiles except crocodiles have a 3-chambered heart। जो एम्फीबियन होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 3 चैम्बर का हार्ट नहीं पाया जाता। विद 2 ऑट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल्स। उसमें 2 ऑट्रिया होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। जबकि जो क्रोकोडाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये क्या पोजेस करते हैं, 4 चैम्बर हार्ट करते हैं, 2 ऑट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। ऑट्रिया मतलब ऑट्रियम, 2 ऑट्रियम 2 वेंट्रिकल पाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। फिश के अंदर क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाद में ऑक्सीजनेट हो जाता है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। और उसको ऑक्सीजनेट करता है गिल्स, और गिल्स ऑक्सीजनेट करने के बाद में उसी ब्लड को वापस उसी रास्ते वापस भेज देता है। उसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया। फिश के अंदर इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लीव्स। देखिए एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स, लंग्स या स्किन के द्वारा, और राइट ऑट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी पार्ट से लाता है। ये मिक्स हो जाते हैं सिंगल वेंट्रिकल के अंदर और वो मिक्स ब्लड को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को कर देता है पंप। ये ऐसा पाया जाता है एम्फीबियन रेप्टाइल्स के अंदर। अब देखिए बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट ऑट्रिया रेस्पेक्टिवली पासेस ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड में वो पास हो जाता है। द वेंट्रिकल पंप आउट इट विद एनी मिक्सिंग अप दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए इन एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, पहला सवाल ये आ सकता है। दूसरा सवाल, वो हार्ट कैसे डिवाइड होता है, मतलब कितने ऑट्रियम होते हैं, कितने वेंट्रिकल होते हैं। और तीसरा सवाल कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, उन सारी चीजों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं। ये रहा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम तुम्हारे दिल की बात करेंगे। क्या करेंगे, दिल की बात करेंगे। ओए जाग जा, जाग जा। आज मैं क्या करूंगा, दिल की बात करूंगा। क्या करूंगा, दिल की बात। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसको बेटा जी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये एक सेकंड चालू रखना। हाँ, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है बेटा जी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है और इसके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इन नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स का, ब्लड्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसके अंदर ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। हार्ट देखो, दिल आ गया ना, बहुत बढ़िया। द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन,
ये एक ऑर्गन है जो मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। कहां पाया जाता है आपका दिल? आपका दिल आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर है, आपका दिल आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर है। इन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में है, कार्डियक नॉच के पास में, मैंने उस दिन भी बताया था। स्लाइटली टाइटल टू द लेफ्ट, मैंने उस दिन भी बताया था कि हार्ट ऐसा होता है, लेफ्ट की ओर क्या होता है? झुका हुआ होता है। It has the size of a clenched fist, इसकी जो साइज होती है वो clenched fist, मतलब देखो आपके दिल की साइज कितनी है ये पता करना है। तो ये हाथ करो, सभी मेरे साथ ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे हाथ करो, जो जो लोग वीडियो देख रहे हो ऐसे हाथ करो, ऐसे किया। अब इस हाथ को, ये अंगूठा पहले ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ है, ये अंगूठा ऐसे किया, अब इसको ऐसे करो, बस। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना, केवल ये वाला पोर्शन, इतना आपका हार्ट है। जैसे मेरा हार्ट है ना, मेरा जो दिल है ना वो इतना है, बस इसके जितना। अब आपका जितना हाथ है, जितना ऐसे करके हो रहा है ना, उतना आपका दिल है, सीधी सी बात है। तो ये उसकी साइज है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, इसके पास में डबल लेयर पाई जाती है, डबल वॉल एक मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड देखा जाता है। और हार्ट हैज 4 चैम्बर, हमारा दिल 4 चैम्बर का होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। हमारा हार्ट ऐसा होता है, ये ऐसा। अब इन दो वाले भाग को तो क्या कहेंगे? आर्टरिया कहेंगे, और दो नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? वेंट्रिकल कहेंगे। ये थोड़े स्मॉल होते हैं और ये थोड़े लार्ज होते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट आर्टरिया। अब इस राइट आर्टरिया को और लेफ्ट आर्टरिया को सेपरेट करने वाली एक मस्कुलर वॉल होती है, जिसको कहा जाता है इंटरआर्टरियल सेप्टम। वेयर एज अ थिक वॉल द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। देखिए इसको तो कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम और इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थोड़ी पतली होती है और ये थोड़ी मोटी होती है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septums. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular system. इसको atrioventricular system कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये इन चीजों को क्या क्या कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, however, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. अब ये दोनों चैम्बर जो होते हैं, मतलब ये जो आपके 4 चैम्बर है ना, ये यहाँ ओपनिंग होती है इनके बीच में, तो ये चारों चैम्बर आपस में क्या होता है? सॉरी, यहाँ ओपनिंग नहीं होती, यहाँ पर ओपनिंग होती है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये चारों चैम्बर आपस में क्या होता है? कनेक्टेड होते हैं। बहुत ही बढ़िया। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फ्रॉम द 3 मस्कुलर फ्लैप्स कॉल्ड कस्प एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, जबकि एक बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड द लेफ्ट। यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होता है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द, और जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या फिर ऑरेटा के अंदर रेस्पेक्टिवली, वो प्रोवाइड होती है एक सेमिलुनर वाल्व्स के अलावा। वाल्व्स की बात करें तो कितने चैम्बर होते हैं, वो आपस में किस किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब वो दोनों चैम्बर किस किस वाल्व से उनकी ओपनिंग होती है, उस वाल्व के बारे में बात चल रही है। तो इतना हाई फाई रॉकेट साइंस है नहीं। द वाल्व in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from the artery to the ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery or aorta. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाल्व होते हैं वो सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। मतलब उनका जो डायरेक्शन होगा वो सिंगल होगा, मतलब एक बार खून ऐसे गया तो वो ऐसे सा वापस ऐसे नहीं जाएगा, वो वैसे ही जाएगा, ठीक है। These valves present between any backward flow, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बैकवर्ड फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। The entire heart is made up of a cardiac muscle, पूरा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। The wall of ventricles are much
थिकर देन दैट ऑफ आर्टरिया। जो वेंट्रिकल के वाल होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं, बहुत ही ठीक होते हैं आर्टरिया के कंपेयर में। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। इसके अंदर एक नोडल टिश्यू भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बहुत ही बढ़िया। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड सिनोएट्रियल नोड। सेन की फुल फॉर्म हो सकता है सिनोएट्रियल नोड। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium called the atrioventricular septum, जिसको AVN कहते हैं। देखिए SAN क्या होता है, सिनोएट्रियल नोड, AVN क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। बहुत ही बढ़िया। ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको AV बंडल कहते हैं, continues from AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge the top of the ventricular septums and immediately divides into right and left bundle. These branches give rise to a minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective section are called as Purkinje fibers. Purkinje fibers, ठीक है, बहुत बढ़िया। The nodal musculature has the ability to generate action potential without an external stimuli. It is auto-excitable. However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. The SAN can generate the maximum number of actions potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Here it is called as pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 beats per minute. हमारा हार्ट लगभग 70 से 72 बार एक मिनट के अंदर टक 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 करता है। क्या करता है? धक धक करता है। चलो पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। अब आइए आपको दिल बताते हैं। क्या बताते हैं? दिल बताते हैं। आइए आपको दिल बताता हूं। देखो ये है, देखो सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम ह्यूमन हार्ट कैसा है देखिए, ये है आपका दिल। इसको अगर थोड़ा और कम करूं, ये है हार्ट। ऐसा होता है दिल। तुम्हारा दिल होता है ऐसा, और रियल दिल होता है ऐसा। अब किस महानुभव ने इस दिल को और इस दिल को कनेक्ट कर दिया? ऐसा कौन प्राणी है जो इसको इस जैसा शेप बताता है? सोचो। आजकल तो क्या कई सदियों से जो इमोजी आ रहे हैं वो भी ऐसे ही आ रहे हैं दिल के। बताओ, ये दिल नहीं है, ये दिल है। समझे? ठीक है। अब यहां का देखो, ये वाला पोर्शन क्या है? वेना कावा। ये वाला बहुत बढ़िया। इस वाले पोर्शन को कहते हैं ऑरेटा। बहुत बढ़िया। ये वाला पोर्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाले क्या है? पल्मोनरी वेन्स। इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होता है राइट एट्रियम, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। देखिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया ना 4 चैम्बर। एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, और एक चैम्बर ये हो गया। 4 चैम्बर हो गए। बहुत बढ़िया। सिनोएट्रियल नोड SAN ये यहां पर होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AVN यहां पर होता है। बहुत ही बढ़िया। कॉर्डिएट टेंड्रिएट ये यहां पर देखने को मिलता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यहां पर देखने को मिलता है। इसको अपेक्स बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको दिल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका डायग्राम अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप याद कर लीजिएगा। अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और कर लोगे तो बेनिफिट ही है, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एज योर विश। ये मैंने आपको दिल बता दिया। तो आज के बाद ये भ्रम मैं तोड़ देता हूं कि ऐसा दिल नहीं होता, दिल ऐसा होता है। ये कान खोल के आप सुन लेना। ठीक है, अब आ जाइए कार्डियक साइकिल पर।
एक बार आपका सिलेबस देख लेता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। देखिए अपने हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग, प्लांट एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ये सारा हो गया। कार्डियक साइकिल वगैरह तो बेटा आपके सिलेबस में है ही नहीं, यहाँ तक ही था आपके। डबल सर्कुलेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ तक अपना हो चुका है। आपके सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये था, एक सेकंड, आपके सिलेबस में ये चीज है, देख भाई बता दूं मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अभी तुरंत से बता दिया। दूसरी चीज, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में ब्लड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं? तो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो भी मैंने बात बता दी। उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? तो जब आपके कहीं कट लग जाता है और उस पर जो धब्बा जम जाता है प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा का भी रोल होता है, एंजाइम्स का भी रोल होता है, वो मैंने बात बता दी। उसके बाद में लिम्फ ग्लैंड, लिम्स क्या होते हैं तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों की बात हो गई। तो हमारा पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद में अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में ध्यान से समझे कि एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या हैं। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आपको सीरियसली कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही तगड़ा चैप्टर है। तो लास्ट में जाते जाते 2 लाइनें सुना देता हूँ और फिर उसके बाद में आपको थैंक यू भी कह देता हूँ। थैंक यू तो चलो अभी कह देता हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, जाते जाते लास्ट में एक लाइन, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आप ठान लीजिए कि आपको जीतना है और जीत के बताना है। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, टाटा, बाय बाय।